और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 2024 का, तो उसकी तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। मैंने एक कम्युनिटी टैब डाला था कि भैया आप लोग पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो मुझे लगा हो सकता है कि आप सेकंड चैप्टर के लिए कहो, तो मैंने ये कम्युनिटी टैब डाला। लेकिन भाई फर्स्ट चैप्टर वालों की संख्या तो ज्यादा हो गई। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर शुरू करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सीरीज चलने वाली है ना, इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। वो जल्दबाजी में हम लोग चीजें नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो भाई हम लोग वीडियो अपनी शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि लाइक कर देंगे तो सर करोड़पति हो जाएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक करने से केवल मेरा मोटिवेशन होगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा भाई, बच्चे पसंद कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस उनके लिए अवेलेबल कराई जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का पार्ट 1 होगा ये। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। अब भैया इसमें क्या चीज है? कहते हमको तो पता है। भाई ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, किसको इसको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं? बताओ, सभी लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में बताते चलो। ठीक है, सभी को, काफी सारे बच्चों को पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। यही तो होता है ना, P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। अब इसका मतलब क्या है भाई? P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस ऐसे लिख सको। सही है। दूसरी चीज, जो P और Q हैं, इनका इंटीजर होना जरूरी है। क्या होनी चाहिए? ये इंटीजर्स होनी चाहिए। अब पूछोगे यार ये इंटीजर्स कौन सी चीज है ना? इंटीजर्स के बारे में आपको पता है। इंटीजर्स होते हैं जितने भी हमारे निगेटिव, नॉन निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। चाहे आप -4 लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब आप पूछोगे कि भैया ये नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव कौन सा नंबर है? तो वो 0 है। ठीक है, 0 जो है ना तो निगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों के बीच का नंबर है 0, क्योंकि 0 के पहले निगेटिव नंबर, 0 के बाद में पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। तो 0 जो होता है वो ना तो निगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे क्या P और Q का इंटीजर होना जरूरी है। और लेकिन एक कंडीशन ये बनती है कि भाई 0 भी तो इंटीजर है, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपको लिखना है 3/5, तो हमारा 3 भी क्या है? एक इंटीजर है कि नहीं? 5 क्या है? ये भी एक इंटीजर है, लेकिन इसमें से हमारा कोई 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। भाई बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमको ऐसे लिखा जाए -4/-7, दोनों इंटीजर हैं, भले ही दोनों निगेटिव है। मैंने ये तो कह दिया ना कि P और Q जो है वो इंटीजर होने चाहिए। तो भाई P और Q चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बस Q जो है वो 0 ना हो, इस बात का ध्यान रखना। फिर अगर हमको ये कहा जाए -7/2, ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं? क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर है। फिर अगर हमको ये कहा जाए कि 6/-5, है ना, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर, यानी 6 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। बहुत ही आसान सी चीज है। इन दोनों चारों में एक चीज समझो कि ये कैसा इंटीजर, जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर 3/5 देखो तो इसमें ये भी प्लस है, ये भी प्लस, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये कैसा इंटीजर है भैया? ये कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव। अच्छा, इसके बारे में बताओ, ये कैसा रेशनल नंबर? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है या निगेटिव? -4/-7, बताओ भाई आपके हिसाब से क्या है? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है या निगेटिव रेशनल नंबर? अरे बिल्कुल, बहुत अच्छे। आप जानते हो भाई अगर दोनों तरफ माइनस लगा है तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 4/+,
अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम है तो वो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ये बात आई समझ में? जैसे इन दोनों में प्लस लगा था, इन दोनों में कुछ नहीं लगा है तो समझो प्लस ही है ना। तो ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इन दोनों में निगेटिव लगे हैं लेकिन दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी एक में, चाहे न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में, कोई में भी अगर वो निगेटिव है तो वो रेशनल नंबर कैसा होगा, वो हमारा निगेटिव रेशनल नंबर होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर, अच्छा एक चीज फिर ये बात आती है, क्या 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी नंबर ले ले, क्या ये हमारे रेशनल नंबर हैं? क्या हमारे ये रेशनल नंबर हैं? भाई बिल्कुल है ये रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि आप सबके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर डाल दो, जैसे यहां पर हम 1 डाल देते हैं, यहां पर हम 1 डाल दें, सबके डिनोमिनेटर में 1, तो ये क्या हो जाएंगे? हमने क्या कहा कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर हैं, और Q 0 ना हो, Q 0 ना हो, तो Q 0 भी नहीं है। इनका 0 को 1 से डिवाइड करने पर 0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं होगा। 1 को 1 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुआ। 2 को 1 से डिवाइड करने पर वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, इसलिए हम सबको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर सबका 1 होता ही होता है। तो अगर आपको नॉर्मली नंबर भी देखने को मिले ना, तो समझ लेना कि भाई ये क्या है, ये रेशनल नंबर्स हैं। फिर कहोगे सर अगर क्या 5/0 करें तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा? बिल्कुल भाई, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब पूछोगे क्यों नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करें तो आंसर कितना होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना होगा? पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से चेक करके बताइएगा। ऐसे कीजिएगा, पहले 5 कीजिएगा, फिर डिवाइड का बटन क्लिक कीजिएगा, फिर 0 कीजिएगा, फिर इक्वल कीजिएगा, और फिर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, आपका आंसर कितना आया? तो ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यही रीजन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और आप ये बताइएगा कि कितना आ रहा आंसर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ठीक है, इतनी चीजें हो गई हमारी। रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है, और ये होता है कि अगर मान लो, जैसे मान लो 3/5 दिया है, अगर इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी नॉन जीरो नंबर मतलब 0 से ना करो, बाकी किसी से भी कर दो, जैसे 3/5 है। अब 3/5 को कोई भी नॉन जीरो नंबर, मान लो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से कर दें, तो इसका जो आंसर आएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे। बताओ, ये इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमसे ये दे दिया गया 7/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन आप ये देखना कि जैसे अगर ऑप्शन क्या देखोगे कि आपको कौन से ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को सेम मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों को सेम मल्टीप्लाई। जैसे अगर हमें करना है तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा भाई, पहला तो हमारा 2/2, तो कितना हो गया 7 2 जा 14, 10 2 जा 20, तो 14/20 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अगला पूछिए 7/10, तो फिर इसको 3/3 से कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 10 3 जा 30, तो ये भी 7/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ये बात समझ में आई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आ रही बात? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो भाई यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा वो, मतलब जो भी रेशनल नंबर आएगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा एक चीज और भी, जैसे अगर मान लो ये मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है, जैसे मान लो 14/20 दिया है, 14/20, तो हमको इसके इक्विवेलेंट से छोटा फ्रैक्शन बताना, इसके इक्विवेलेंट।
ठीक है। इसके इक्विवेलेंट अगर हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 7 जा और 2 10 जा 20, तो यानी 7/10 जो होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब अगर डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से तो डिवाइड कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करना सबसे आसान काम है। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि भाई ये 2 से डिवाइड होगा, है ना, ये कैसे पता लगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना रहता है, तो ये कैसे पता लगा कि ये 2 से डिवाइड होगा। तो हम करते क्या है भाई, हमको एचसीएफ चाहिए होता है। ये क्या है, 2 जो है 14 और 20 का एचसीएफ है। अच्छा, एचसीएफ निकालना अगर नहीं आता तो ये समझ लो, 20 को 14 से डिवाइड करो, 14 1 जा 14, कितना बचा, 20 माइनस 14 हो गया 6, फिर 6 से 14 को डिवाइड कर दो तो 6 2 जा 12, तो 14 माइनस 12 हो गया 2। अब 2 से 6 से डिवाइड कर दो तो 2 3 जा 6 और हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहां पर सबसे लास्ट स्टेप किससे डिवाइड हुआ, 2 से। किससे डिवाइड हुआ, 2 से। तो हम क्या करेंगे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे भाई। इसका मतलब ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है कि सिंपलेस्ट किसी भी रेशनल नंबर को या फ्रैक्शनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो भाई आप कैसे लिख सकते हो, कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखना हो तो इसके लिए सबसे आसान काम यही है कि आप उनका एचसीएफ निकालो। हो सकता है टेबल ना याद आए, अगर टेबल नहीं याद आता तो भाई जैसे अगर मान लो हमको दिया गया 28/48, अब इसका कहा जाए भैया इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। क्या कहा जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, जैसे अगर हमको ये दिया जाए 28, तो 28 का प्राइम फैक्टर करो, 2 2 जा 4 7 जा 28। बताओ ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 16 3 48, भाई हिंदी में भी बोलना पड़ता ना। तो इसका मतलब ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो तरह के नंबर्स ये भी चलते चलो, एक होता है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा होता है हमारा कंपोजिट नंबर। होते हैं दो तरह के नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, मतलब अगर जो चीजें आप नहीं जानते होगे वो सारी चीजें मैं आपको यहां बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरी देखते रहना। पता नहीं कौन सी चीज ऐसी बीच में आ जाए कि जो आपको इजी हो लेकिन आपको पता ना हो, तो इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखना। लास्ट में होमवर्क दूंगा, होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। एक होमवर्क ऑलरेडी दे चुका हूं, 5 को 0 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ये बता चुका हूं। अब चलो बात करते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हो। कौन कौन से, एक तो वो 1 की टेबल में आता हो, दूसरा खुद की टेबल में आता हो। 1 की टेबल में आता हो और खुद की टेबल में आता हो, तो वो कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स, जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अच्छा पहले एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भाई 2, तो 2, अच्छा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, सही है, मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हो उन्हें कहा जाता है कंपोजिट फैक्टर, सही है, कंपोजिट नंबर्स, क्लियर है। अब जैसे हमको कहा गया 2, तो अगर 2 पूछा जाए 2 प्राइम नंबर है या कंपोजिट, भाई 2 किस किस नंबर की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, मतलब 1 और खुद की टेबल में, तो 2 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो है 1 की टेबल में आता है, फिर 3 की टेबल में आता है, तो इसके भी 2 ही फैक्टर है कि नहीं, कितने फैक्टर है भाई, 2 ही तो फैक्टर है। तो इसके अगर 2 ही फैक्टर है तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है हमारा, ये कैसा नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, वेरी सिंपल। आ जाओ 4 पे, 4 के बारे में देखो, 4 जो है 1 की टेबल में आता है, आता कि नहीं आता, 1 की टेबल में आता है, फिर 2 की टेबल में आएगा, क्लियर है, फिर उसके बाद ये 4 की टेबल में आएगा, तो इसका मतलब 1 2 3, इसके तो 3 फैक्टर हो गए,
तो अगर ये 3 फैक्टर हो गए तो 4 हमारा कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया मेरे लाल। कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट। अब बताओ 5 हमारा प्राइम नंबर है कि कंपोजिट? बहुत बढ़िया, देखो तुरंत आंसर दे दिए। 5 हमारा क्या है भाई? 5 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। दो ही नंबर, तो इसके दो ही फैक्टर तो हुए। अगर दो ही फैक्टर हुए तो इसका मतलब 5 क्या है? 5 हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर है बात आपको? कहीं पर अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट में डाल देना बेझिझक, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत होगी वहां पूछ लेना, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड, ठीक है? आगे ना भागना, आगे भागोगे तो भैया गाड़ी लेके गिर सकते हो। बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है, आराम से चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं, ठीक है? चलो अब यहां पर हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं प्राइम है, बहुत सारे कह रहे हैं कंपोजिट है ना? बहुत सारे कह रहे हैं कुछ वो नहीं है, कछु ना है। देखो 1 क्या है? 1 जो है, 1 का अगर फैक्टर देखो तो इसका केवल एक ही फैक्टर है और वो है 1। हमने प्राइम के बारे में कहा कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, इसका तो एक है। कंपोजिट में कहा 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, इसका तो एक है। तो भैया ये दोनों रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, दोनों रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए 1 जो है नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। बताओ समझ में आया? तो ये होता है भैया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि सब सारे नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। अब हम बात कर रहे थे एचसीएफ की, है ना? एचसीएफ में अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में क्या चीज कॉमन है भाई? इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, दोनों के पास 2 है। तो अगर दोनों के पास 2 है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 2, यानी ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, तो कितना हो गया हमारा? 4। तो एचसीएफ कितना हो गया? 28 और 48 का एचसीएफ कितना हो गया? 4। अब इसका मतलब ये है कि 28 और 48 किससे डिवाइड होगा? दोनों भाई डिवाइड होंगे 4 से। ये बात समझ में आ गई? सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने का तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। बताओ क्लियर है बात? अब 28 को 4 से डिवाइड करो। 4 की टेबल तो आती ही होगी, आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यानी ये 7 टाइम में, है ना? और इसको 48 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 28 अपॉन 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 7 अपॉन 12। बताओ बात समझ में आई? कर लोगे? आसान है, कर लोगे ना? बताओ बउआ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो क्लियर है सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी? आसान था, बहुत ही आसान था, है ना? आप तो कह रहे हो सही है, सब तो मुझे पहले से पता है। बिल्कुल पता है, लेकिन रिवीजन करने में क्या जाता है? ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना होना, ठीक है ना? ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा अच्छों को ले डूबता है। बहुत से बच्चे अरे ये तो हमको आता है ना? और एग्जाम टाइम में पता लगा स्लिप्ड आउट ऑफ माइंड, और फिसल गया, हम पेपर में फिसल जाएंगे। इसलिए किसी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है? चलो ये बात हो गई हमारी। अब देखो अगली चीज आती है हमारी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ऑफ रेशनल नंबर, यानी किसी रेशनल नंबर्स का हम सम कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एडिशन काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन समझ लो एक बार, जिनको नहीं पता है वो एक बार समझ ले कैसे करना है। जैसे 3/5 है और इसमें प्लस करना है 13/5, 13/5। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आंसर पता है ना? आंसर चलो जिसको पता बताते चलो। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा कुछ आसान सी चीज, 5/12 प्लस 3/8, 5/12 प्लस 3/8, है ना? इन दोनों का हमें क्या करना है? एडिशन फाइंड आउट करना है। अब इनका एडिशन क्या होगा? कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इनका एडिशन? देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोनो चिंता की बात नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है
तब भैया कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक, क्या करना है आपको, सीधा सीधा आप यहां पर लिख दो 5। क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, लिख दियो ना। चल, अब जो ऊपर नंबर है वो इनके जोड़ लो भैया। कितना, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 + 13। 3 + 13 कितना होगा आप बताओ, 16। चलो भैया आप करो 16, तो हम मान ही लेते हैं कि भैया 16 होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16/5। बताओ क्लियर है बात। इसको चाहो तो आप मिक्स में लिख सकते हो। आप कहो यार ये कौन सा, यहाँ मिक्स वेज बन रहा है, बिल्कुल बनेगा मिक्स वेज, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। 16 को अगर हमें मिक्स में लिखना है तो 16 को 5 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, सबसे नजदीक लेके जाओ, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, पता है आपको। तो ये कितना हो गया हमारा, 5 3 जा 15, तो 6 - 5 कितना हो गया 1। बताओ ये सही है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया हमारा 3 whole 1/5। इसको हम यहां लिखते हैं, ये न्यूमरेटर हो जाता है, ये डिनोमिनेटर, क्योंकि 5 से तो डिवाइड किए हो। तो ये 5 3 जा 15 + 1 16, 5 3 जा 15 + 1 कितना 16, तो हो गया हमारा 16/5। आसान था, समझ में आया। चलो भाई समझ में आया, लाइक कर दो ना। अभी तक देखो लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो, है ना, पैसा नहीं मिलता लाइक से, ये चीज जान लो, तो लाइक कर दो। ठीक है, तो यहां पर क्या 12 और 8, अब यहां पर 5/12 + 3/8। अब इन दोनों का देखो मामला क्या है। अगर हमें ये प्लस करना हो तो इसमें तो हमको अभी तक हमने देखा कि डिनोमिनेटर ऊपर वाले में सेम था, लेकिन इसमें तो कहते अरे मोरी भैया डिनोमिनेटर ही अलग है, तब क्या करें। तो भैया इनके लिए 12 और 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जिसको जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, है ना। और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है भाई, आप ऐसे लिखो 12 और ये लिखो 8, फिर यहां से हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो, ये 3 तो होगा नहीं 2 की टेबल में, तो 2 1 जा 2, फिर 3 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1। बताओ क्लियर है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा 24। अब देखो 24 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा भाई, 12 2 जा 24 और 24 8 से भी डिवाइड होगा, 8 3 जा 24, बात खत्म। तो हम यहां पर क्या करेंगे 24 एलसीएम ले लेंगे। अब देखना अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखना, 5 यहां पर लिख लेना, प्लस लगा है, 3 यहां पर थोड़ा सा स्पेस दे देना और यहां पर मल्टीप्लाई भी लगा लेना उनके बाद। ठीक, 5 लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस देके प्लस लगा के, क्योंकि बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और 3 लगा दिया। अब यहां पर 24 जो है 12 की टेबल में कितने टाइम में आता है, 12 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 के नीचे 8 है तो 8 3 जा 24, मतलब 3 टाइम में आता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ ये बात समझ में आई। यहां पर अगर अभी कोई कंफ्यूजन हो बताओ भाई, 5 का डिनोमिनेटर 12 था, तो 12 2 जा 24, 5 को हमने 2 से कर मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 का डिनोमिनेटर 8 था, तो 3 को हमने 8 3 जा 24, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। अब इसी को लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 + 3 3 जा 9/24, यानी 10 + 9/24। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 10 + 9 यानी 19, मैं कर रहा था 29, 19/24 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया, 19/24 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, बोलो हाँ, अगर क्लियर है तो हाँ बोलो। चलो समझ में आ गई बात इतनी, है ना, क्योंकि आप बोलो पूछोगे यार सर ऐसा क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, कुछ बढ़िया बताओ, बढ़िया बताएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा भाई एडिशन। एडिशन में भी कुछ कभी कभी लोचा हो जाता है, कोई नंबर प्लस हो गया, कोई नंबर माइनस हो गया, और उसमें हो जाती है कंफ्यूजन। अब उनको कंफ्यूजन को कैसे दूर करें भाई, तो भैया हम लोग है नहीं, कंफ्यूजन आपकी दूर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हमको, -5/7 + 3/7। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, -5/7 +
3/7। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो इसका आंसर कितना होगा आपके हिसाब से? भैया अभी मैंने आपको बताया कि यहां 7 क्या होगा हमारा, सेम है, एलसीएम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 7 उठा के रख दो। फिर -5 है, -5 लिख दो, +3 है, +3 लिख दो। माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे का यूज होगा। क्या होगा? साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे का यूज होगा। जैसे यहां पर माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होगा तो क्लियर है, 5 - 3 2 होगा, अपॉन में 7 है। लेकिन बड़े नंबर के आगे क्या है? माइनस। बड़े नंबर के आगे क्या है? माइनस। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे भाई? माइनस। तो हो गया हमारा -2/7। बताओ भाई आंसर सही है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे दिया जाए तो आप आसानी से, जैसे 8/9 प्लस -11/6, अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? आप तो ये सॉल्व भी कर सकते हो। क्या दिया गया? 9 और 6 डिनोमिनेटर है, तो 9 और 6 का क्या करोगे? पहले एलसीएम निकालोगे। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा? चलो सभी लोग निकाल के बताओ। मुझे लगता है 9 to 18 जो है वो 9 की भी टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी आता है। आता कि नहीं आता? तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 18। अब यहां 8 लिख लो, स्पेस देके प्लस लगाओ, -11 लिख लो। अब देखो मल्टीप्लाई लगा दो दोनों के पास। 9 2 जा 18 तो इसका 2 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 तो इसका 3 से मल्टीप्लाई। बताओ इतनी बात समझ में आई? ये हो गया हमारा 3 से। अब हम क्या करेंगे? 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब यहां से हमें ब्रैकेट खोलना है। अब ब्रैकेट कैसे खोलोगे? प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो यहां पर माइनस लगा लो। 11 3 जा 33 अपॉन 18। बताओ ये समझ में आया? अगर यहां कंफ्यूजन हो तो बता दो भाई। यहां पर ये प्लस था, यहां पर माइनस था, तो हमको ब्रैकेट खोलना है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, अगर आसपास साइन दिखते हैं ना तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, और 11 3 जा 33 हो गया। अब अगला स्टेप, प्लस माइनस का सॉल्यूशन क्या होगा? प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होगा। तो इसका मतलब 13 - 6, 13 - 6 तो यानी हो जाएगा 7। सही है। और यहां बचा 2 2 - 1 हो गया 1। बड़े नंबर के आगे माइनस लिया, माइनस लगेगा, और अपॉन में 18। तो इसका मतलब -17/18 जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ क्लियर है? सभी को ये बात समझ में आ गई? अगर इतने में अभी कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो अभी अगर यहां पर अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। अभी अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो भैया अब ले लो होमवर्क, है ना? आप होमवर्क ले देते हैं और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको स्कूल की भी पढ़ाई करनी है। तो बहुत बड़ी क्लास नहीं, डेली आधे घंटे 7 से 7:30 तैयार रहा करो। ठीक है, चलो अब आज का होमवर्क ले लो, और होमवर्क का जो आंसर है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन था वो था 5 डिवाइडेड बाई 0 कितना होगा, और जो रियल होमवर्क है ये है हमारा कि 101/6 प्लस 7/8 आंसर कितना होगा? 101/6 प्लस 7/8 इज इक्वल टू व्हाट? दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा भाई उनको तो पता ही है, उनको मिलेगा हार्ट, भाई क्लियर हो जाएगा। और जो जिनका आंसर सही नहीं होगा फिर उनको करेक्ट आंसर मिलेगा, और वो एक बार क्लास को दोबारा से जरूर देख लेंगे ताकि उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, है ना? और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तो ग्रुप वगैरह बनेगा, चैट करने में, पढ़ाई करने में मजा भी आएगा। तो सभी लोगों को जितने ज्यादा हो सके अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर देना।
ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो गए तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलो पढ़ते रहो बढ़ते रहो, किस बात की चिंता। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।